जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 11 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज की इस क्लास में देखेंगे। और साथ में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो साथियों उनको भी देखेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग बिना स्किप किए हुए इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की कुल कितनी शाखाएं हैं। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 31 शाखाएं हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि इन शाखाओं के अलावा जो है आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालय भी हैं और जो विभिन्न शहरों में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो आरबीआई का जो मुख्य कार्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। इसको भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइल में पेज नंबरिंग का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा दस्तावेज में पृष्ठों को क्रम में व्यवस्थित करने, संदर्भित करने और खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर बी आर कंबोज को दोस्तों सम्मानित किया गया था, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा 2004 में इसका गठन हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये दोस्तों ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस के द्वारा दोस्तों इसका गठन किया गया था। अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम एमएसजी स्वामीनाथन पुरस्कार किसे के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रथम प्राप्तकर्ता हैं ये कौन थे, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर लगाइएगा आप लोग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग दोस्तों इसके जो है प्रथम प्राप्तकर्ता थे। तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील के रियो डी जनेरिया में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील के रियो डी जनेरिया। ठीक है। साथियों याद रखिएगा कि जो ब्रिक्स समूह का जो 17वां वार्षिक सम्मेलन था ये, ठीक है, ब्रिक्स 2025 की अगर थीम की बात की जाए तो ये दोस्तों अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक तटस्थ सहयोग को मजबूत करना था। ठीक है। तो ये दोस्तों इसकी थीम है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में भारत में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 2.68 लाख या 2,68,000 दोस्तों इसकी ग्राम पंचायतें जो हैं 2025 में भारत में हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी का कौन सा जो है कौन साथ दिया था, ये आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था इसमें दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिम प्रदेश उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है। बिहार में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो बिहार में जो मानसून के दौरान वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य वंश में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा दशरथ मौर्य थे। कौन था? तो दोस्तों इसका दशरथ मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों ये जो है मौर्य वंश के संस्थापक हैं। और दोस्तों इन्होंने जो है 322 ईसा पूर्व में इसके मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था। तो याद रखिएगा जो मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट था वो अशोक था। दोस्तों जो मौर्य वंश की राजधानी की बात की जाए तो पाटलिपुत्र दोस्तों मौर्य वंश की राजधानी थी। ठीक है। मौर्य साम्राज्य में दोस्तों शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो तक्षशिला दोस्तों शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मौर्य साम्राज्य में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये दोस्तों राजतंत्र, केंद्रीकृत एकाधिपत्य दोस्तों ये जो है ऐसी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी। और दोस्तों याद रखिएगा जो अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था,
तो ये दोस्तों कलिंग युद्ध था। ठीक है, तो इसके बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था, तो ये दोस्तों अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को दोस्तों इसने जो है श्रीलंका भेजा था। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, तो दोस्तों याद रखिएगा उसके ही जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, इसने दोस्तों 185 ईस्वी पूर्व में इसकी हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है, तो ये दोस्तों सांची का स्तूप है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मौर्यकालीन प्रमुख साहित्य कृति कौन सी है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र दोस्तों है ये जो है मौर्यकालीन की जो है प्रमुख साहित्य कृति है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है, तब दोस्तों याद रखिएगा पंचमार्क सिक्के जो है या ताम्र मुद्राएं दोस्तों ये जो है मौर्य काल के प्रचलित मुद्रा का नाम है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मौर्य साम्राज्य की जो आधिकारिक भाषा है ये क्या थी, तो प्राकृत भाषा थी। मौर्य वंश का अंत किसके द्वारा हुआ था दोस्तों, तो शुंग वंश के द्वारा इसका अंत हुआ था। अशोक के जो शिलालेख में जो है किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो दोस्तों हमने जो है जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मौर्य वंश से हमने आपको सारे बता दिए हैं। इनसे दोस्तों आपसे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसलिए दोस्तों इनको जो है आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है मणिपुर में है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि ये किस झील पर है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये लोकटक झील पर है। कहां पर है, तो दोस्तों जो है ये जो है लोकटक झील पर है, जो एक बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका दोस्तों आंसर याद रखिएगा न्यायाधीश तोमोको अकाने दोस्तों, जो कि जापान के हैं। ये जो है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, उन्होंने दोस्तों 11 मार्च 2024 को पियोटर हाफ मॉस्की का स्थान लेते हुए पदभार ग्रहण किया है। तो ये भी दोस्तों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि संसद उन मौलिक अधिकारों में से किसी को छीन नहीं सकती है जो पवित्र प्रकृति के हैं। दोस्तों ये जो है गोलकनाथ मामला 1967 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें यह फैसला सुनाया गया कि संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती है। ठीक है, तो ये दोस्तों कौन सा जो मामला था, तो गोलकनाथ मामला था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों माना कि मौलिक अधिकार अलौकिक और अपवर्तनीय है और संसद को उन्हें कम करने या हटाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पर्याप्तता तरलता अनुपात किससे संबंधित है, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा जो पर्याप्तता तरलता जो अनुपात है ये किसी वित्तीय संस्था की तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखने की क्षमता को मापता है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लवणीय और क्षारीय मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये दोस्तों ऑप्शन में पूछा गया था, ऑप्शन को दिए थे इस प्रकार से कि गंगा गोदावरी बेसिन, वेस्टर्न घाट्स और डेक्कन प्लेटूज और वेस्टर्न हिमालय। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा गोदावरी बेसिन, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था इंडियन सुपर लीग 2024-25 मोहन बागान से दोस्तों जो है ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि कथन से संबंधित था। तो दोस्तों याद रखिएगा हम आपको जो है जितने भी इससे जो पॉइंट बन सकते हैं इनको हम बताए दे रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों याद रखिएगा जो इंडियन सुपर लीग है इसकी जो तारीख है ये 13 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था। दोस्तों जो स्थान था विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन कोलकाता, दोस्तों ये इसका जो है स्थान था। दोस्तों अगर बात की जाए फाइनल स्कोर की, तो ये दोस्तों जो है मोहन बागान सुपर जॉइंट ने बेंगलुरु FC को 2-1 से हराकर इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब अपने नाम किया है। यह जीत दोस्तों कई मायनों में ऐतिहासिक रही है। पहली बार किसी टीम ने घरेलू मैदान पर ISL फाइनल जीता है और दोस्तों मोहन बागान पहली टीम बनी जिसने लीग शील्ड और ISL ट्रॉफी दोनों एक ही सीजन में अपने नाम की है। ठीक है, तो ये दोस्तों इनमें से जो भी ऑप्शन में रहा होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लिनक्स में फोल्डर और फाइल बनाने का जो कमांड क्या है, ये आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था।
तो इसका आंसर होगा जो लिनक्स दोस्तों है, लिनक्स में फोल्डर बनाने के लिए मैकडिर कमांड का उपयोग किया जाता है और फाइल बनाने के लिए दोस्तों टच कमांड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जो मैकडिर कमांड का उपयोग करके दोस्तों आप फोल्डरों को किसी भी स्थान से बना सकते हैं और टच कमांड का उपयोग करके आप फाइलों को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग जो फैक्ट हैं इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइल में निरंतर पेज नंबरिंग के लिए क्या सेटिंग की जाती है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा, आप सबसे पहले जो है हेडर या फुटर में पेज नंबर इंसर्ट करेंगे, फिर जो है कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन या लिंक टू प्रीवियस जैसी कोई सेटिंग चुनकर सुनिश्चित करें कि पेज नंबर एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ठीक है, तो ये दोस्तों जो कमांड ये जो है आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ये जो है सेटिंग की जाती है। ठीक है, तो इसमें साथियों जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि झूमर जो है का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्रिया शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों इससे जो है झूमर का संबंध है, ये जो है असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग ध्यान में रखिएगा, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये दोस्तों असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेतों के साक्ष्य हैं, ये कहाँ से मिले हैं। तो याद रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों जूते हुए खेतों के साक्ष्य हैं ये कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि पाक जलडमरू मध्य के बीच क्या स्थित है। तो इसका आंसर होगा पाक जलडमरू मध्य दोस्तों दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों WIPO के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा WIPO के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को या जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और दोस्तों यह जो है हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि जब व्यक्ति 9 साल तक भारत में रहता है तो उसे नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब व्यक्ति जो है भारत में 9 साल तक रहने वाला जो व्यक्ति है ये प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। योग्यता प्राप्त करने के लिए दोस्तों उन्हें अन्य शर्तों को भी पूरा करना होता है, जिनमें शामिल हैं भारत में 12 साल तक सामान्य रूप से रहना, अवैध प्रवासी ना होना, नागरिकता अधिनियम 1955 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट योग्यताएं पूरी करना। ठीक है, तो ये दोस्तों इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1663 में पुर्तगालियों को भारत से किसने बाहर निकाला था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डचों ने निकाला था। किसने निकाला था? डचों ने दोस्तों 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को भारत से निकाल दिया था। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन जो है ग्राम पंचायत का गठन नहीं है। दोस्तों इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत में निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वार्ड पंच और सरपंच होते हैं। ठीक है, साथ ही एक सचिव भी होता है जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत जो गठन है ये इन निर्वाचित सदस्यों से होता है, जबकि सरपंच जो पंचायत का जो मुखिया होता है जो ग्राम पंचायत की गतिविधियों का संचालन करता है। ग्राम पंचायत दोस्तों 3 स्तरों पर काम करता है। ग्राम पंचायत दोस्तों ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति दोस्तों ब्लॉक स्तर पर और जो जिला परिषद होता है दोस्तों ये जिला स्तर पर कार्य करता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिनेत्र योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जो त्रिनेत्र योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है IIT तिरुपति द्वारा शुरू की गई जो त्रिनेत्र योजना है दोस्तों है, इसका उद्देश्य बच्चों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस परियोजना में दोस्तों बच्चों को साइबर दुनिया में प्रचलित साइबर सुरक्षा जोखिमों और कदाचारों के बारे में शिक्षित करने के लिए त्रिनेत्र नामक एक वेब और मोबाइल आधारित गेम को डिजाइन और विकसित करना शामिल है। ठीक है दोस्तों, इतने जो क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन मालूम हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ है, उसमें दोस्तों आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।